बच्चों, क्लाब आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आया करूंगा, है ना। क्लास 12 का हर सब्जेक्ट का मैंने क्लास में बच्चों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पूरे क्लास को रिकॉर्डेड डाल दूंगा यूट्यूब पे, ताकि इस कंटेंट का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है पढ़ने लिखने में। चलिए, तो अभी हम लोग क्लास 12 के हिंदी पे बात करेंगे। देखिए, क्लास 12 का जो हिंदी का जो बुक है, ये दूसरा चैप्टर है, उसने कहा था। और इस चैप्टर के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था, ये जो पाठ है ये कहानी है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि उसने कहा था गद्य की कौन सी विधा है, तो आप बताइएगा कि कहानी है। और इस कहानी के जो लेखक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और जानते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग। अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है। द्विवेदी युग किसको बोलते हैं जानते हो? हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय जो होता है, इसको द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग को तुम आधुनिक काल में भी ले सकते हो। तो अगर पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है, यानी कि आधुनिक काल के लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपसे पूछेंगे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक है? तो द्विवेदी युग के लेखक है। द्विवेदी युग यानी कि आधुनिक काल के लेखक। अब आप देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ना, मैं आपको बता दूं, केवल 3 कहानी लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखा? 3 कहानी लिखा। आप जानते हैं, 3 कहानी लिख करके कोई लेखक इतना प्रसिद्ध हो जाए, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हो सकते हैं। इनकी 3 कहानी, जैसे सबसे पहली कहानी मैं तुमको बता दूं, सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली जो कहानी है वो सुखमय जीवन है। और ये कहानी आया 1911 में। कब आया? 1911 में। इनका जो दूसरा कहानी है वो है बुद्धू का कांटा। ध्यान देना मेरी बात को, बुद्धू का कांटा। और बुद्धू का कांटा कहानी भी आता है 1911 में। और तीसरी कहानी जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कहानी है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। ये कहानी 1915 में आता है। कब आता है? 1915 में छपता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखा? 3 कहानी। सुखमय जीवन कहानी 1911 में, बुद्धू का कांटा कहानी 1911 में, और उसने कहा था कहानी कब छपा? 1915 में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखा? 3 कहानी लिखा। देखो, ये जो उसने कहा था कहानी 1915 में, ये कहानी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में। तो इतना ध्यान देना कि उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में ये कहानी छपा। और जानते हो, ये उसने कहा था कहानी को हिंदी में मील का पत्थर कहा जाता है। क्या माना जाता है? मील का पत्थर। ये कहानी हिंदी के जो 10 कहानी को अगर निकालोगे, टॉप 10 कहानी, तो उसमें ये कहानी आता है। मतलब उसने कहा था कहानी को हिंदी में मील का पत्थर माना जाता है। इस कहानी को हिंदी में कालजयी रचना माना जाता है। कौन सी रचना मानी जाती है? कालजयी रचना। जानते हो कालजयी रचना का मतलब क्या होता है? जो रचना हर काल में, हर समय में प्रसिद्ध हो। तो ये उसने कहा था कहानी को हिंदी में कालजयी रचना माना जाता है। उसने कहा था कहानी को हिंदी में मील का पत्थर माना जाता है। किसको? उसने कहा था कहानी को। अगर मैं तुमको बताऊं तो ये कहानी 5 अंकों में बांटा गया है। ये कहानी कितने अंकों में बटी है? 5 अंकों में बटी है। ध्यान देना, ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड में कि उसने कहा था कहानी कितने अंकों में बटा है, और इस कहानी के किस अंक में युद्ध का वर्णन है। तो बताओ, उसने कहा था कहानी कितने अंकों में बटा है? 5 अंक में। कितने अंक में? 5 अंक में। तो ये कहानी 5 अंक में बटा है। और इसके दूसरा, तीसरा और चौथा अंक में किसका वर्णन है? युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? युद्ध का वर्णन है। चलो, तो ये तो तुम उसने कहा था कहानी के बारे में पूरे जान गए। ये कहानी, मैं एक चीज और बता दूं कि ये कहानी ना प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। ये कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। बिहार बोर्ड में पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। कब हुआ? 1914 में। उसने कहा था कहानी कब छपा? 1915 में। अगर इस कहानी में देखोगे तो युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम का भी वर्णन है, और कर्तव्य का भी वर्णन है। युद्ध, प्रेम और कर्तव्य, तीनों चीज मिलेगा तुमको किस कहानी में देखने को? उसने कहा था कहानी में देखने को। तो ये उसने कहा था कहानी
मतलब किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखा गया। इसमें युद्ध, प्रेम और कर्तव्य तीनों का वर्णन है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि उसने कहा था कहानी कब छपा, मैंने रिवीजन कर लीजिए 1915 में। किस पत्रिका में छपा, तो सरस्वती पत्रिका में छपा। इस कहानी को क्या कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य में इस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है, या हिंदी में कालजयी रचना भी कहा जाता है। उसने कहा था कहानी को हिंदी में ना कालजयी रचना कहा जाता है। और ये कहानी ना 5 अंक में बटा है। उसने कहा था कहानी कितने अंक में बटा है, 5 अंक में। अगर देखोगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा अंक में किसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन है ना। जैसे देखोगे ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया। किस पृष्ठभूमि पे, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा जाने वाला कहानी क्या है, उसने कहा था कहानी। चलो अब ध्यान देना, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे ध्यान दो कि इस कहानी के ना पात्र और इस कहानी का सारांश क्या था। देखो ये उसने कहा था कहानी का पात्र कौन कौन है। इस कहानी के पात्र में मेन पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह ये कहानी का नायक है। कहानी का क्या है, वह नायक है। जानते हो जितने भी पात्र है सब पंजाबी है, सब सिख है। इस कहानी में उसने कहा था कहानी में जितने भी पात्र है सभी पंजाबी पात्र है, सभी सिख है और सबके नाम में सिंह लगा है। जैसे लहना सिंह है, इस कहानी की जो नायक है। सूबेदारनी है, सूबेदारनी इस कहानी की क्या है, नायिका है। पूरा सूबेदार हजारा सिंह है जो सूबेदारनी के पति है, सूबेदार हजारा सिंह। तो तीसरा पात्र कौन है, सूबेदार हजारा सिंह है। बोधा सिंह है, सूबेदारनी का बेटा है बोधा सिंह। बोधा सिंह पर से वजीरा सिंह है, तीसरा पात्र क्या है, वह वजीरा सिंह। वजीरा सिंह पर से देखोगे तो किरत सिंह है। इस कहानी के एक पात्र क्या है, किरत सिंह। और किरत सिंह पर से इस कहानी के एक पात्र है लपटन साहब। कौन से है, लपटन साहब। एक पात्र है फिरंगी मेम, क्या हुआ, फिरंगी मेम। ये सब इस कहानी के पात्र है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि उसने कहा था कहानी के पात्र कौन कौन है, तो लहना सिंह है जो कहानी का नायक है। सूबेदारनी है जो कहानी की क्या है, नायिका है। सूबेदार हजारा सिंह है जो सूबेदारनी का पति है। तीसरा पात्र देखोगे चौथा तो बोधा सिंह है, ये वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह पर से किरत सिंह है, किरत सिंह पर से लपटन साहब है और लपटन साहब पर से फिरंगी मेम है। ये सब क्या है, उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उसने कहा था कहानी के पात्र का नाम लिखे, पात्रों की सूची तैयार करें, तो आप क्या लिखिएगा, उसने कहा था कहानी का पात्र निम्न है, लहना सिंह कहानी का नायक, सूबेदारनी कहानी की नायिका, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, किरत सिंह, लपटन साहब और फिरंगी मेम। ये सब उसने कहा था कहानी का पात्र है। जानते हो ये जो लहना सिंह जो या सूबेदारनी सब जो है, ये सब लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही है, तो सिख रेजिमेंट 77 का सैनिक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि रेजिमेंट जानते हो ना, फौज में अलग अलग रेजिमेंट होता है, रेजिमेंट का नाम होता है। तो लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही है, तो एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा कि लहना सिंह सिख रेजिमेंट 77 का सिपाही है। समझ पा रही है तुम दोनों पूरे, लहना सिंह क्या है, सिख रेजिमेंट 77 का सिपाही। और लहना सिंह की सब किसके तरफ से लड़ रहा है, ये सब जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है, जर्मन सैनिकों से लड़ रहा है। कौन, लहना सिंह। तो ये सब जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा है लहना सिंह, है ना। और ये सिख रेजिमेंट 77 का सिपाही है। चलो अब इस कहानी के समरी में आते हैं। इस कहानी के सारांश सब मैं तुमको बताऊंगा, याद होगा, यकीन मानो क्या सारा चीज समझ में आ रहा है। पढ़ाने का सही अप्रोच यही होता है, ठीक ना, ताकि चीजें समझ में पूरा आए। देखिए अगर आप पुपरी के या नजदीक के बच्चे हैं तो मैं आपको इस चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप पुपरी में हैं तो पुपरी में आप अगर बेहतर पढ़ना चाहते हो तो कलाम आर्ट्स क्लासेज में आइए। पुपरी में आप यहाँ पे पढ़ करके एक चैप्टर देखिए कलाम आर्ट्स क्लासेज में, और पुपरी में आप कहीं भी पढ़ करके देखिए, आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। चलिए अब देखिए इस कहानी का मैं सारांश बताता हूँ। उसने कहा था कहानी का सारांश, देखिए उसने कहा था कहानी का सारांश जो मैं बता रहा हूँ। क्या है सारांश, देखो सबसे पहले ये जो कहानी जो शुरू होता है ना, मैं तुमको क्या बोला, ये कहानी 5 अंकों में बटा है। कितने अंकों में, 5 अंक में। ये कहानी शुरू होता है पंजाब के अमृतसर से। उसने कहा था कहानी शुरू कहाँ होता है, पंजाब के अमृतसर से। ध्यान देना, उसने कहा था कहानी शुरू होता है पंजाब के अमृतसर से, ठीक ना। और लेखक इस कहानी के शुरुआती दौर में ना पंजाब के अमृतसर में जो भीड़ भरा बाजार है और बाजार में जो गली वाला रास्ता है, तो लेखक उस गली वाला रास्ता का जिक्र करते हैं। लेखक बोलते हैं जब तुम अमृतसर में जाओगे ना तो अमृतसर में तुमको ऑटो वाला सब ज्यादा नहीं मिलेगा, टांगे वाला मिलेगा। जो टमटम जो टांगा जो चलाता है ना घोड़ा,
तो वो टांगा वाला मिलेगा तुमको ज़्यादा। और अमृतसर में बहुत बड़ा गली, मतलब बहुत सारा गली वाला रास्ता है। कैसा रास्ता है? गली वाला रास्ता। लेकिन वहाँ भीड़ भरे बाजार में अगर कोई व्यक्ति रास्ता पर आ जाए तो टांगा वाला सोझे उसको हटाता नहीं है, उसको बड़ा प्यार से हटाता है, बड़ा मधुर आवाज में हटाता है। जैसे लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बूढ़ी औरत, ध्यान देना, कोई बूढ़ी औरत अगर टांगे के आगे आ जाए, तो कोई बूढ़ी औरत अगर टांगे के आगे आ जाएगा तो लेखक उसको कैसे हटाएगा? सॉरी, लेखक नहीं, टांगे वाला उसको कैसे हटाएगा? तो टांगे वाला बूढ़ी औरत को क्या बोलेगा? हट जा जिनने जोगिया, कि तुम जीने योग्य हो मेरे टांगे के आगे से हट जाओ। हट जा पुत्ता प्यारिया, कि तुम अपने पुत्र के प्यारी हो मेरे टांगे के आगे से हट जाओ। हट जा करने वालिया, कि तुम अच्छे कर्म वाली हो मेरे टांगे के आगे से हट जाओ। और हट जा लंबे वालिया, कि तुम लंबी उम्र वाली हो, तुम मेरे टांगे के नीचे क्यों आना चाहती हो? इतना प्यार से हटाता है कौन? अमृतसर में टांगा वाला सब। लेकिन अगर अपने यहाँ पर अगर आप सड़क पर चले जाओ तो कोई ऑटो वाला तुमको कैसे हटाएगा? बोलेगा कि रे दिखाई ना नहीं छोगी, गाड़ी के आगे या पीछे, मतलब इस हिसाब से हटाएगा। लेकिन अमृतसर में टांगा वाला बड़ा प्यार से गीत गा करके हटाता है। तो पंजाब के अमृतसर में लेखक उस चीज का जिक्र करते हैं। लेखक जिक्र करते हैं कि एक दुकान है अमृतसर में, वहां पर क्या है? दुकान है। दुकान पे एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की दोनों दुकान पे आते हैं सामान लेने के लिए। क्या लेने के लिए? सामान लेने के लिए। तब तक दुकानदार दूसरा को सामान देता रहता है, किसी को पापड़ गिन करके देता रहता है। लड़का लड़की दोनों दुकान के काउंटर पे खड़ा रहता है, तब तक दुकानदार दूसरा को सामान देता है। लेकिन लड़का थोड़ा बदमाश टाइप का, लड़का से बर्दाश्त नहीं होता है, और काउंटर पर लड़की से पूछता है तुम कहाँ आई हो? लड़की बोलती है मैं अपने ननिहाल आई हूं। लड़का अपने आप लड़की को बोलता है मैं भी ननिहाले आया हूं। तब लड़का पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो लड़की बोलती है मैं मगरे में रहती हूँ, अतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा है। लड़की बोलती है कि मैं कहाँ रहती हूँ? मगरे में रहती हूँ, मगरे में। लड़का बोलता है कि मैं भी माझे में रहता हूँ और मैं भी कहाँ आया हूँ? अपने ननिहाल ही आया। एक दही लेने के लिए जाता है और एक बड़ी लेने के लिए जाता है। दुकानदार दोनों को सामान दे देता है, लड़का और लड़की को। लड़का और लड़की जब सामान लेकर के रास्ता में आता रहता है तो आधा रास्ता में पहुंचता है तो लड़का लड़की से थोड़ा मजाक करता है ना, फिर आगे चला जाता है। देखो लक, दोनों का नसीब कितना अच्छा रहता है। अगले दिन लड़का फिर बाजार में लड़की से मिल जाता है। अक्सर दोनों के बीच बीच में मुलाकात हो जाया करती है, कभी बाजार में मुलाकात हो जाता है, कभी चौक चौराहा पर हो जाता है, ऐसे ही होता है। लेकिन लड़की जब भी लड़का से मिलती रहती है ना, तो लड़का को एक चीज सूझता है। लड़का सोचता है कि लड़की को हम चिढ़ाएं, तो लड़का लड़की को क्या बोलता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब होता है पंजाबी भाषा में मंगनी, यानी कि सगाई। अगर कोई 12 साल का लड़का कोई 8 साल की लड़की से पूछे कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो लड़की शर्माएगी कि नहीं शर्माएगी? तो लड़की धत कह करके वहां से भाग जाती रहती है शर्मा करके। लेकिन जब भी लड़की मिलती है लड़का बार बार लड़की से यही पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। एक दिन लड़की बहुत गुस्सा में आ जाती है और लड़की एक दिन लड़का को बोलती है कि हाँ कल ही मेरी कुरमाई हो गई। देखते नहीं हो, ये जो रेशम के दुपट्टा का जो सालू जो पहना हो, देखता नहीं मेरी कुरमाई हो गई। तो जब लड़की बोलती है लड़का को कि मेरी कुरमाई हो गई तो लड़का नर्वस हो जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि लड़का मन ही मन क्या करता रहता है, उस लड़की को लड़का मन ही मन प्रेम करता रहता है। जब तुमको पता चले कि तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसका सगाई हो गया है तो तू फांसी लगा के मर जाएगा। तो यही हाल होता है लड़का के साथ। लड़का बहुत नर्वस हो जाता है और लड़का वहां से अपने घर की तरफ भागता है। घर की तरफ भागता है लड़का, है ना, क्योंकि उसका दिमाग तो काम करता नहीं रहता। उसको पता चलता है कि लड़की की कुरमाई हो गई है और लड़का मन ही मन लड़की को प्रेम कर रहा है। तो घर की तरफ आता है तो रास्ता में सब्जी वाला से ठोकर लगता है, उसको सब्जी उछल देता है। दूध वाला से ठोकर लगता है, उसका दूध उलेर देता है। रास्ता में कुत्ता मिलता है, कुत्ता को पत्थर से उठा करके मारता है। और जब घर पे पहुंचने वाला रहता है तो एक वैष्णवी औरत जाती रहती है पूजा करने, उससे टकराता है और बोलता है कि हम अंधा है। किसी तरीका से लड़का घर पहुंचता है। फिर ये कहानी शुरू होता है 25 वर्ष बाद। ये कहानी कब शुरू होता है? 25 वर्ष बाद। अब ये कहानी शुरू हो रहा है 25 वर्ष बाद। अब लड़का फौज में भर्ती हो चुका है, 77 रेजिमेंट का सिपाही है। और लड़का कौन है? लहना सिंह। लड़का का नाम क्या है? लहना सिंह।
वो फौज में रेजिमेंट में एक बहादुर सैनिक है, एक जांबाज सिपाही है। लहना फौज में भर्ती हो चुका है और जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा है। और वो जो लड़की जो थी, बचपन वाली लड़की, सूबेदार थी। लहना के सूबेदार का नाम रहता है हजारासी। लहना के जो अफसर रहते हैं उसका नाम क्या रहता है फौज में? हजारासी। हजारासी तो लहना का अफसर है, फौज का अफसर है हजारासी। और जो लड़की, जो बचपन वाली लड़की सूबेदारनी जो है, वह किसकी पत्नी है? सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, मतलब लहना के अफसर की पत्नी है। लेकिन लहना सिंह को ये बात पता नहीं है। लहना सिंह फौज में बहुत बहादुरी के साथ, बहुत जांबाज के साथ लड़ता है। लेकिन जब लहना गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए घर वापस आता है, तब उस वक्त में सूबेदार हजारा सिंह लहना को क्या बोलते हैं कि जब तुम दोबारा युद्ध में लड़ने के लिए चलना तो तुम मेरे घर से होकर के चलना। क्यों? क्योंकि लहना, सूबेदार हजारा सिंह का घर रास्ता में ही पड़ता रहता है। और वैसे भी सूबेदार हजारा सिंह का हुक्म रहता है, अफसर का, तो ऑर्डर को लहना को मानना पड़ेगा। लहना आता है, गर्मी की छुट्टी बिताता है और लौटते वक्त में सूबेदार हजारा सिंह के घर पे जाता है, बाहर बैठा रहता है। सूबेदार हजारा सिंह आकर के लहना को बोलता है कि लहना तुमको सूबेदारनी बुला रही है। कौन बुला रही है? सूबेदारनी बुला रही है। लहना बोलता है सूबेदारनी हमको पहचानती है जो बुलाएगी, है ना? तो बोलता नहीं जाओ, तुमको सूबेदारनी बुला रही है। लहना जाता है सूबेदारनी के पास। सूबेदारनी बोलता है क्यों लहना, मुझे पहचाने? लहना बोलता है कि नहीं पहचाने। तब सूबेदारनी हंस के बोलती है तेरी कुर्बानी हो गई है। तब लहना को बचपन वाली लड़की याद आता है। अरे ये तो वही बचपन वाली लड़की है सूबेदारनी जिसको हम मन ही मन क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो लहना बोलता है कि हाँ याद आ गया। तब सूबेदारनी रोने लगती है। किसके पास? लहना के पास। अपना दुख राज सुना करके रोने लगती है। तब लहना बोलता है कि आप रो क्यों रही है? सूबेदारनी बोलती है कि लहना मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे जितने भी लड़का हुए सभी के सभी मर गए। 4-5 लड़के हुए, सारे लड़के मर गए। सिर्फ मेरा एक लड़का बचा है, बोधा सिंह। एक लड़का कौन बचा है? बोधा सिंह मेरा एकमात्र लड़का बचा है मेरे खानदान को चलाने के लिए। और ये बोधा सिंह भी तुम्हारे साथ ही युद्ध में लड़ रहा है, मेरे पति हजारा सिंह के साथ ही युद्ध में लड़ रहा है। तुमको याद है बचपन में तुमने मुझे एक बार तांगा से पीछने से बचाया था? लहना को वह चीज याद आता है। लहना बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि मैंने आपको एक बार बचपन में तांगा से पीछने से बचाया था। तब यानी कि सूबेदारनी बोलती तुम मुझसे वादा करो, बचपन में जैसे मुझे तुमने तांगा से पीछने से बचाया था, वैसे ही युद्ध में जा करके तुम मेरे पति हजारा सिंह का और मेरा लड़का बोधा सिंह का क्या करोगे? रक्षा करोगे। लहना वादा कर लेता है। लहना बोल देता है कि ठीक है, मैं अपना जान दे करके भी आपके पति हजारा सिंह का और आपके लड़का बोधा सिंह का क्या करूंगा? युद्ध में रक्षा करूंगा। और लहना युद्ध करने के लिए चला जाता है। जर्मन सैनिकों से लहना बहुत युद्ध करता है। बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि सूबेदारनी का बेटा रहता है ना बोधा सिंह, मतलब लहना के लवर का बेटा रहता है, एक तौर पे कहा जाता है। लहना उसका बड़ा ख्याल रहता है। अपना कोट कंबल सब चीज निकाल के लहना बोधा को देता रहता है। जहां जहां खतरा मोल आता है, लहना खुद लड़ने के लिए चला जाता है। और जर्मन सैनिकों से जब भयानक युद्ध होती है तो उस युद्ध में लहना घायल हो जाता है। गोली लगती है लहना के जांघ में। लहना की क्या लगती है? जांघ में गोली लगती है। और जब घायल मरीज को लेने के लिए आता है गाड़ी, तो सूबेदार हजारा सिंह बोलता है कि लहना तुम बहुत घायल हो चुके हो, लहना तुम्हारे जांघ में गोली लग चुकी है, चलो तुम अपना इलाज करवा लो। तो लहना सूबेदार हजारा सिंह को बोलता है कि नहीं ये मामूली जख्म है, पट्टी बांध लूंगा, ठीक हो जाएगा। आप जाइए घर, और घर पर जाकर के आप सूबेदारनी से ये कहिएगा, घर पर जाकर के आप सूबेदारनी से ये कहिएगा कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने वह कर दिया। मतलब सूबेदारनी से किए गए वादों को मैंने पूरा कर दिया। किसने कहा था? सूबेदारनी ने बोली थी। इसीलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा? उसने कहा था। कहानी का नाम क्या पड़ गया? उसने कहा था। किसने? सूबेदारनी ने कहा था। किससे? लहना सिंह से। तो लहना तो घायल हो जाता है। और अगले दिन न्यूज़पेपर में यह घटना छपती है कि सिख रेजिमेंट 77 का सिपाही लहना सिंह युद्ध में क्या हो गया? शहीद हो गया। मतलब लहना सिंह युद्ध में मारा गया। तो एक बात बताओ, क्या सूबेदारनी ने जो कहा था लहना ने वह पूरा किया कि नहीं किया? अपना जान दे करके भी सूबेदारनी से किए गए वादों को लहना क्या किया? पूरा किया। इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ गया? उसने कहा था। तो क्या ये कहानी आपको समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग कहानी है, बताइए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये कहानी कैसा रहा आप मुझे बताइएगा। जी धन्यवाद।